नमस्कार। आज हम भारत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब आईओ, उनकी भूमिका और उनके पद इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं जैसे सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस हो गया है, एनडीपीएस एक्ट और कुछ कोर्ट केस के अंश भी हैं। मकसद ये समझना है कि भाई एक आईओ का काम कितना जरूरी है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और खासकर एनडीपीएस जैसे मामलों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, जांच अधिकारी तो किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ होते हैं। रीढ़ की हड्डी? बिल्कुल। हाँ। हाँ, उनकी जांच पर ही मतलब पूरे मुकदमे की नींव टिकी होती है। और खास तौर पर एनडीपीएस जैसे कानूनों में जहां प्रक्रिया का वो जो प्रोसीजर है उसका पालन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कई बार सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, थोड़ा आरोपी पर भी आ जाता है। तो जरा सी प्रक्रिया में चूक हुई तो केस पर बहुत असर पड़ सकता है। अच्छा, तो फिर एक आयोग का काम असल में शुरू कहाँ से होता है? दस्तावेजों में है कि संज्ञेय अपराधों में मतलब वो अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे एनडीपीएस मामले। हाँ। तो एफआईआर दर्ज होने पर या कोई सूचना मिलने पर आयोग बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कर सकते हैं। ये सीआरपीसी की धारा 154, जो अब बीएनएसएस की धारा 173 है, उसमें ये प्रावधान है। अच्छा। और जांच शुरू करने के बाद तो फिर कई अहम कदम होते हैं, जैसे सबसे पहले घटनास्थल पर जाना, उसे सुरक्षित करना, कोई छेड़छाड़ ना हो। हाँ, वो जरूरी है। फिर सबूत इकट्ठा करना, जैसे एनडीपीएस केस की बात करें तो ड्रग्स को सही तरीके से जब्त करना, उसको सील करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर गवाहों के बयान लेना, इसके लिए सीआरपीसी में धारा 161 थी, अब बीएनएसएस में धारा 180 है। अच्छा। और जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी और तलाशी लेना, ये सब जांच के बुनियादी हिस्से हैं। और ये जो एनडीपीएस मामले हैं, इनमें तो प्रक्रिया और भी खास है ना? मैंने पढ़ा कि तलाशी से पहले व्यक्ति को कुछ बताना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 है, बहुत महत्वपूर्ण है। तलाशी लेने से पहले उस व्यक्ति को ये बताना अनिवार्य है कि अगर वो चाहे तो उसकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या किसी गेजेटेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी के सामने ली जा सकती है। अच्छा, ये उसका अधिकार है? ये उसका कानूनी अधिकार है और ये बताना ही होगा। साथ ही जो भी नशीला पदार्थ जब्त किया गया है उसकी सेफ कस्टडी, सुरक्षित अभिरक्षा, ये धारा 55 के तहत सुनिश्चित करना भी आयोग की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये केस के लिए बहुत अहम है। सही कहा, प्रक्रिया पर बहुत जोर है। बिल्कुल। प्रक्रिया के साथ साथ पूरी जांच का जो ब्यौरा है वो केस डायरी में दर्ज करना होता है। ये सीआरपीसी की धारा 172 थी, अब बीएनएसएस की धारा 192 है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक केस था मोहन लाल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो सूचना देने वाला है मुखबिर है और जो जांच कर रहा है वो एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो लगता भी है कि हितों का टकराव हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाद में मुकेश सिंह मामले में कोर्ट ने इसे थोड़ा और स्पष्ट किया। कहा कि असल मुद्दा ये नहीं है कि अधिकारी एक है या अलग, मुद्दा ये है कि जांच वाकई निष्पक्ष हुई या नहीं। अच्छा, तो मतलब हर केस को अलग से देखना होगा। हाँ बिल्कुल, ये केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ये एक अहम बारीकी है जो केस का रुख बदल सकती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठता है, ये जो आईओ होते हैं, इनका रैंक क्या होता है? क्या कोई फिक्स रैंक है कि इसी रैंक का अफसर जांच करेगा? नहीं, देखिए, ये काफी हद तक अपराध की किस्म और वो कितना गंभीर है इस पर निर्भर करता है। अच्छा। आमतौर पर जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनके लिए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई जांच करते हैं, जैसा सीआरपीसी की धारा 156 अब बीएनएसएस धारा 175 में भी इशारा है। और अगर मामला गंभीर हो, जैसे हत्या का हो या कोई बड़ा एनडीपीएस केस हो? हाँ, ऐसे मामलों में अक्सर जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। कुछ विशेष कानून भी है, जैसे SC/ST एक्ट, उसमें तो साफ लिखा है कि जांच डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी कर ही नहीं सकता। अच्छा। जहां तक एनडीपीएस एक्ट की बात है, उसमें खुद कोई रैंक तय नहीं किया गया है, लेकिन जैसा हमने कहा, प्रक्रिया का पालन इतना महत्वपूर्ण है कि व्यवहार में, खासकर बड़े मामलों में, सीनियर अधिकारी ही जांच करते हैं या कम से कम उसकी निगरानी जरूर रखते हैं। तो मतलब रैंक से ज्यादा प्रक्रिया का पालन अहम है एनडीपीएस में? हाँ, प्रक्रिया सर्वोपरि है।
पर देखिए सवाल सिर्फ रैंक का नहीं है, अनुभव और उस खास तरह के अपराध की जांच की ट्रेनिंग का भी है। सही बात है। अच्छा, एक और स्थिति, अगर मान लीजिए किसी वजह से आयोग कोर्ट में गवाही देने नहीं आ पाता। दस्तावेजों में एक मुन्नालाल 2023 केस का जिक्र है जिसमें कहा गया कि इससे केस पर असर पड़ सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास मतलब अभियोजन पक्ष के पास दूसरे पुख्ता सबूत नहीं है या जो बाकी गवाह हैं उनके बयानों में कोई विरोधाभास है, तो फिर आयोग का गवाही ना देना एक महत्वपूर्ण कमी मानी जा सकती है। केस कमजोर हो सकता है। तो क्या केस खारिज ही हो जाता है? हमेशा नहीं। देखिए, एक और केस है बहादुर नाइक का। उसमें कोर्ट ने माना था कि अगर बाकी गवाहों के बयान मजबूत हैं, भरोसेमंद हैं और वो केस को साबित कर रहे हैं, तो सिर्फ आयोग के न आने से पूरा केस खारिज नहीं होता। अच्छा, मतलब सारा दारोमदार फिर बाकी सबूतों पर आ जाता है। हाँ, काफी हद तक कि बाकी सबूत कितने मजबूत है, वो आयोग की गवाही की कमी को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो कुल मिला के देखें तो जांच अधिकारी की भूमिका बहुत ही ज्यादा व्यापक है। सबूत जुटाने से लेकर कानूनी बारीकियों का पालन करने, निष्पक्ष रहने तक। और उनका पद भी मामले की गंभीरता के हिसाब से बदलता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही। आयोग की जांच की गुणवत्ता, उसकी निष्पक्षता, इसका सीधा असर न्याय पर पड़ता है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अधिकारी के अनुभव और उसकी विशेष ट्रेनिंग को उसके रैंक के साथ कैसे और बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, ताकि हर मामले में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जांच असरदार भी हो और निष्पक्ष भी। शायद इस संतुलन पर भविष्य में और ध्यान देने की जरूरत हो।